नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं भारत का भूगोल पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू कीजिए भारत का भूगोल। और ये जो हम लोग का बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही रेलवे, एसएससी और सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कि अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कॉकेशियाई समूह से संबंध रखते हैं। देखिए, भारत के निर्जातीय अभ्यास अत्यंत जटिल है और वर्ष 2000 के अनुसार भारत के निर्जातीय समूह इस प्रकार हैं। इंडो आर्यन 72%, द्रविडियन 25% और मंगोलाइड एवं अन्य 3%। इंडो आर्यन के नार्हिक प्रजाति के नाम से जाना जाता है, जो यूरोपियन कॉकेशाई प्रजाति से संबंधित है। अतः सही विकल्प जो है ये कॉकेशाई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के कौन सा देश पाकिस्तान जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पाक स्ट्रेट पाक जल डमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के सबसे नज़दीक है और यह जल डमरू मध्य जो है मन्नार की खाड़ी और बंगाल के बीच में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास जो है वो दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है, डंकन पास। ठीक है, अगला है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से कैसे पृथक हुए हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से कैसे पृथक हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 10 डिग्री चैनल से ये अलग हुए हैं, पृथक हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल्स में जान लीजिए कि 10 डिग्री चैनल से छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार द्वीप समूह अलग होता है। अतः स्पष्ट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है? वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 8848 मीटर है। ठीक है, और यह हिमालय कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन में आपका यहाँ झारखंड जो होगा वो सही होगा। तो देखिए किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कुल भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए ये है लिस्ट आपका: गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। तो इन राज्यों से होकर गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये बिहार से होकर नहीं गुजरती है। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? फिर यहाँ दिया हुआ है वही, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम से गुजरती है, बाकी इन तीनों से नहीं गुजरती है। ठीक है, अब उसको देख कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो इससे कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा। तो एक बार फिर से इस लिस्ट को आप देख लीजिए: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कर्क रेखा। अगला प्रश्न में देखते हैं कि निम्न में कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो भारत से होकर गुजरती है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, ये सब नहीं गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा जो होती है भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शहर भूमध्य रेखा के नज़दीक है? तो भूमध्य रेखा के नज़दीक जो है वो विशाखापट्टनम है। यानी अक्षांशीय अवस्थिति को देखा जाए तो भारत के कौन कौन से नगर भूमध्य रेखा के निकट हैं इसका पता लगाया जा सकता है। तो देखिए श्रीनगर उत्तरी अक्षांश 34 डिग्री 9 मिनट, कोलकाता 22 डिग्री 55 मिनट, मुंबई 18 डिग्री 96 मिनट और विशाखापट्टनम 17 डिग्री 42 मिनट। यानी विशाखापट्टनम सबसे नज़दीक है भूमध्य रेखा के। ठीक है, विशाखापट्टनम। ठीक है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। देखिए उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, यानी कर्क रेखा जो भारत से के लगभग मध्य से बीच से गुजरती है, इसके कारण देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरती है?
तो सॉरी भोपाल के पास से होकर गुजरती है, ठीक है। यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो भारत से लगभग बीच से होकर गुजरती है। अब ये देखिए नगरों के अक्षांश इस प्रकार हैं। तमिलनाडु आपका 13 डिग्री 9 मिनट 09 मिनट, कोलकाता 22 डिग्री 55 मिनट, भोपाल 23 डिग्री 16 मिनट, श्रीनगर जम्मू कश्मीर आपका हो गया 34 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। तो इस प्रकार से चेन्नई से होके गुजरती है, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लिए। अगला देखिए, इसी में अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। देखिए मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है मन्नार की खाड़ी। मेरे प्यारे दोस्तों मन्नार की खाड़ी जिसे गल्फ ऑफ मन्नार जो हिंद महासागर का एक भाग है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्व और श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है। आदम का पुल जैसे आदम्स ब्रिज और मन्नार की खाड़ी और पाकिस्तान की खाड़ी को अलग करता है, यानी मन्नार की खाड़ी और पाकिस्तान की खाड़ी को अलग करता है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु के पूर्व में पड़ता है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है, तो ये जो है आपका 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर का स्थानीय समय है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा जो है उसे हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है उसे हम लोग रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, ठीक है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी। कोडाई कनाल जो तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, यह पश्चिमी घाट की पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो रामेश्वरम द्वीप है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम जो तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले की एक द्वीपीय कस्बा है, जो भारत की मुख्य भूमि से पंबन चैनल द्वारा अलग करता है, पंबन चैनल द्वारा अलग होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, सियाचिन। सियाचिन भारत, तो ये क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हिम नदी सीमांत प्रांत है, जो सियाचिन कहा जाता है। सियाचिन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित एक विशाल ग्लेशियर जो अब लद्दाख में है, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। और ये अब भारत और पाकिस्तान के बीच ही नहीं, चाइना के साथ ही विवाद है। अच्छा, तकनीकी रूप से एक समझौता इस पर 1989 में होता। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी सियाचिन है। सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में विश्व का दूसरा लंबा और काराकोरम श्रेणी में सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसके लगभग लंबाई जो 80 किलोमीटर है और पिंडारी हिमनद की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर, गंगोत्री हिमनद की लंबाई लगभग 30.2 किलोमीटर है। निम्नलिखित में भारत की सुदूर भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो सुदूर भौगोलिक इकाई जो है इसकी इनमें से कोई नहीं, यानी कि सुदूर भौगोलिक इकाई बंगाल की खाड़ी में स्थित संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए कि भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई तो अंडमान निकोबार समूह है। और भारत मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक है, ठीक है। मुख्य भूमि, भारत का मुख्य भूमि जो का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो केप कोमोरिन है, केप कोमोरिन, ठीक है। यानी कि दक्षिणतम छोर जो है केप कोमोरिन, जिसे कन्याकुमारी बोला जाता है, तमिलनाडु में है। यह भारतीय प्रायद्वीप संकरा होते हुए समुद्र में विलीन हो जाता है, जबकि भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप में, किंतु अंडमान निकोबार द्वीप में वस्तुतः समुद्र में निगमन पर्वतों के शिखर हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान में लगी सीमाओं वाले राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ये 4 जो हैं राज्य जो कश्मीर से ये पाकिस्तान से लगे हुए हैं, ठीक है। और ये देखिए अगला कि भारत 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया? तो डॉक्टर S.Z. कासिम ने किया।
डॉक्टर S.Z. कासिम ने किया। 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व। ठीक है, और यह अभियान दल 1981 में शुरू होकर 1982 यानी जनवरी 1982 में पूरा हुआ। डूरांड लाइन निम्न में से किन दो देशों के बीच है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, और ये भारत पाकिस्तान वाले कब्जा वाले कश्मीर में ये पड़ता है, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में ही माना जाएगा, लेकिन ये फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है। डूरांड लाइन का निर्धारण स्वतंत्रता के पूर्व सर डूरांड के निर्देशन में भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था। विभाजन के बीच यह रेखा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के ऊपरी हिस्से से होकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। डूरांड रेखा भारत और किसके बीच में है? तो अफगानिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? तो सर कॉरिल रेडक्लिफ ने किया, यानी कि इन्होंने रेडक्लिफ रेखा का इन्होंने भारत और पाकिस्तान के सीमा का निर्धारण किया। इन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया। ठीक है, अगला है कि भारत में विभाजन के समय एक रेखा खींची गई, वो क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन वही है, घुमा के दिया है, रेडक्लिफ रेखा। क्या कहलाती है? रेडक्लिफ रेखा। डूरांड रेखा जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य। मैकमोहन रेखा सीमा विभाजित करती है किसको? तो ये भारत और चीन को विभाजित करती है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता है कि वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। ठीक है, यानी अरब सागर में जो स्थित भारतीय द्वीप हैं उनकी मुख्य विशिष्टता है कि ये सभी द्वीप प्रवाल जीवों के जमाव से बने हुए अर्थात प्रवाल उद्गम के हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के जॉइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? उड़ीसा। ठीक है, ये कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। कभी कभी चांदीपुर प्रक्षेपण स्थल पर व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। भारतीय समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7500 किलोमीटर है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई 6100 है, जबकि द्वीपों को अगर मिला दें तो भारतीय तट की लंबाई लगभग 7516.5 किलोमीटर है। वहीं भारत का स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15200 किलोमीटर है। इसी प्रकार भारत की सीमा रेखा की कुल लंबाई 22716.5 किलोमीटर है, जिसमें इसको भी हम लोग जोड़ देंगे तो 22716 हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अभी तक नहीं हुआ है। कम से कम 1 महीने के अंदर में 1000 से ऊपर सब्सक्रिप्शन होगा तभी लाइव क्लासेज आ पाएंगी। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को भी बोलिए। भारतवर्ष की जल सीमा क्षेत्र कहाँ तक फैली हुई है? तो 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। ठीक है, यानी तटीय रेखा प्रबंधन का कार्य भारत में समुद्री विकास के अंतर्गत समन्वित तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन के अंतर्गत किया जाता है। भारत के तटीय जल का वर्गीकरण इस प्रकार है, यहाँ देख सकते हैं। जलीय क्षेत्र, क्षेत्रीय जल क्षेत्र 12 नॉटिकल मील, संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील, अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील, महाद्वीपीय तट जो है 200 नॉटिकल मील है। ठीक है, तो इसलिए विकल्प ए जो है बिल्कुल सही है, 12 नॉटिकल मील, यानी भारत के जल क्षेत्र सीमा 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल जो है वो लेह है। कौन सा है? लेह है। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में यही है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे लेह ही वह स्थान है जहाँ सबसे कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभों से थोड़ी मात्रा में वर्षा होती है लेह में। कक्ष का भूदृश्य है कैसा है? तो ये है आपका निम्नस्थ समतल और बालुकामय मैदान। ठीक है, निम्नस्थ समतल और बालुकामय मैदान। तो देखिए इस पर थोड़ा डिटेल्स विस्तार से जान जाए कि कच्छ का रण जो है वो गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में विस्तृत मौसमी दलदली प्रदेश है। लवणीय निम्न भूमि में यह प्रदेश ग्रीष्मकालीन मानसून के समय लवणीय परतों और कीचड़ों से ढका रहता है और इसके पूर्वी भाग पर थार का मरुस्थल है।
थार का मरुस्थल है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि निम्नस्थ समतल और बालुकामय मैदान है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? तो रोहतांग है। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा है। इस पर जरा विस्तृत में प्रकाश डाल लेते हैं कि हिमालय पर्वत तंत्र के उपयुक्त दर्रों की ऊंचाइयाँ इतनी है। रोहतांग दर्रा 3978, बुर्जिल दर्रा 3200 मीटर, जोजिला दर्रा 3528 मीटर, काराकोरम दर्रा 5578 मीटर। तो उल्लेखनीय है कि काराकोरम दर्रा हिमालय पर्वत तंत्र का भाग है, परंतु यह हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। तो क्वेश्चन में ध्यान देना कि हिमालय पर्वत श्रेणी अगर बोलेगा तो आपको रोहतांग दर्रा आपको सर्वाधिक ऊंचाई में देना होगा। जबकि अगर आपको हिमालय पर्वत तंत्र का भाग पूछेगा तो आपको काराकोरम दर्रा देना होगा, जो कि सबसे ज़्यादा ऊंची है, 5578 मीटर आपका इसका। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है जवाहर सुरंग। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर राज्य दक्षिण भारत में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित इस दर्रे में जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। तो जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में मानव निर्मित सुरंग कौन है? तो मानव निर्मित सुरंग यहाँ ऑप्शन के अनुसार नर्मदा से ताप्ती है। ठीक है, यानी पश्चिमी भारत में मानव निर्मित 401 किलोमीटर लंबी लिंक नहर, जिसमें 5.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है, जो 2 भागों में विभाजित होती है। पहला पार नदी से ताप्ती नदी 177 किलोमीटर, जो 5.5 किलोमीटर सुरंग भी है इसमें। सेकंड है ताप्ती नदी से नर्मदा नदी, जो 224 किलोमीटर है। और ऊपर जो लिंक नहर का उद्देश्य है कि पश्चिम की ओर बहने वाली औरंग, अंबिका, पूर्णा, पार और ताप्ती नदियों के अतिरिक्त जल को नर्मदा नदी तक पहुंचाना। इस जल का संग्रहण नर्मदा नदी पर बनाए गए सरदार सरोवर बांध में किया जा रहा है। तो आपका इसका सही उत्तर आपका यही होगा, नर्मदा से ताप्ती। भारत में पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पे मिलते हैं। ठीक है, यानी पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों के निकट पश्चिमी घाट में मिल जाता है। पश्चिमी घाट की अंतिम पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ियाँ हैं और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में काफ़ी ऊंचा। दोस्तों, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? तो ये पूर्वी घाट के भाग हैं। यानी मेघालय को भौगोलिक रूप से मेघालय पठार के नाम से जाना जाता है। इस पठार की प्रमुख पहाड़ियाँ गारो, खासी और जयंतिया हैं और ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी पूर्वी विस्तार है। ठीक है, और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में यह अवसादों से ढका है, जिसे मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। यह गैप राजमहल पहाड़ियाँ और शिलोंग पठार के बीच में है। गारो और खासी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा मानी जा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला था अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, भारत की अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन है और यह पर्वतमाला भारत के राजस्थान राज्य से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की ही सर्वोच्च शिखर है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 16.87% जो है ये भारत में है, जबकि ये अब बढ़ गया है। आपका ये पहले का 2001 की जनगणना के अनुसार है, ये लगभग 17 या 18% के आसपास, इसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब ये देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार मैं बोल रहा था, 2011 के जनगणना के अनुसार यह विश्व की कुल जनसंख्या का 70.49% है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब 70.49। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है जी। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन संबंधित है और यह योजना श्वेत क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। 3 चरणों में इसको 1970 से 81, 81 से 85, 85 से 94 के बीच यह चलाया गया। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है। इसका पूर्व का नाम लाहिचिंग पित्रमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट है, पहले इसका नाम था। अब यह पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है। भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है।
ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, जबकि मुख्य भूमि से लगा दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी से केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भारत का दक्षिणतम छोर कहाँ है, फिर वही क्वेश्चन है। तो दक्षिणतम छोर है कन्याकुमारी, ठीक है। अगला है कि मड आइलैंड का निकटतम शहर है, तो इसका निकटतम शहर है मुंबई, ठीक है। मड आइलैंड, ठीक है, भारत के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित है। और मड फोर्ट बना है यहाँ पे, जो पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। मड फोर्ट पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है कहाँ पे, तो ये आपका दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है, जो कि पोर्ट ब्लेयर राजधानी भी है संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, और ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी जगह अंडमान और निकोबार के सबसे निकट है, तो अंडमान निकोबार के सबसे निकट जो है वो म्यांमार है, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और इसकी विभिन्न देशों से और विभिन्न शहरों से इतनी दूरी है। देखिए चेन्नई से 1190 किलोमीटर है अंडमान निकोबार द्वीप, विशाखापट्टनम से 1554 किलोमीटर लगभग, म्यांमार के कोको द्वीप से मात्र 35 किलोमीटर, और इंडोनेशिया के बांदा अचीन से 140 किलोमीटर। तो देखिए सबसे नज़दीक है म्यांमार के, फिर इंडोनेशिया के, और चेन्नई विशाखापट्टनम से तो काफ़ी दूर है। तो निम्न में कौन सी जगह सबसे पूर्व में है, तो सबसे पूर्व में जो जगह है वो तिनसुकिया है, आसाम में पड़ता है, आसाम का पूर्वी जिला है। और देखिए इसमें अगर क्रम से पूरब से पश्चिम का क्रम देखा जाए तो इसमें तिनसुकिया, तब डिब्रूगढ़, जोरहट, दीमापुर, ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के संदर्भ में निम्न में कौन सा हांगकांग का सही मानक प्रदर्शित करेगा, हांगकांग का, ठीक है। हांगकांग का सही मानक जो प्रदर्शित करेगा वो भारतीय मानक समय 2.5 घंटा प्लस 2.5 घंटा एंड 2.30 घंटा। देखिए भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, और हांगकांग लगभग 117 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। और ऐसे में प्रश्नानुसार अगर देखा जाए तो हांगकांग का मानक समय जो भारत के मानक समय से लगभग 2 घंटा 18 मिनट आगे होगा, ठीक है, लगभग 2 घंटा 18 मिनट आगे होगा। यानी 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो यहाँ 82 से आप देख लीजिए तो 18 17 कितना हो जाएगा 35, ठीक है। यानी कि 35 फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना मिनट का लगभग, यानी 2 घंटा 18 मिनट का लगभग अंतर हो गया। 1 देशांतर में 4 मिनट होता है दोस्तों। भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो 7वां स्थान है। देखिए क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान कैसे है, तो पहले नंबर पे रूस, तब कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, तब ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आपका आता है भारत। तो 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व का। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये 32 लाख आपका दिया होगा, यानी कि लगभग ये 33 लाख वर्ग किलोमीटर, 32,87,463 या ऐसे ही कुछ है। विश्व का कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है, तो 2.4% है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ जुड़ी है, कौन सा देश का, तो ये बांग्लादेश है दोस्तों, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी, एक नज़र हम लोग देख लेते हैं कि भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, ठीक, तथा सबसे छोटी सीमा भूटान के साथ है। अब देखिए बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 2910 किलोमीटर और भूटान के साथ 699 किलोमीटर। तो भूटान के साथ सबसे छोटी सीमा और सबसे बड़ी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। तो दोस्तों भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी जो है वो भूटान के साथ है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसको आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कोंकण रेलवे स्टेशन किस पर्वत श्रेणी से गुजरती है।
कोंकण रेलवे स्टेशन किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो वेस्टर्न घाट से होकर गुजरती है। किससे गुजरती है? वेस्टर्न घाट से। ठीक है, अब चलिए इसको डिटेल्स में थोड़ा जान लो कि कोंकण रेलवे मार्ग जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। यह रेल मार्ग रोहा महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से मंगलौर कर्नाटक तक 760 किलोमीटर लंबा है और इस पूरे रेल मार्ग पर यातायात 26 जनवरी 1998 से प्रारंभ हुआ। 26 जनवरी 1998 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि ये रोहा महाराष्ट्र से, ठीक है, कोंकण रेलवे किस पर्वत मार्ग से गुजरती है? तो वेस्टर्न घाट से। ठीक है, अब कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा और दमन। गोवा और दमन, गोवा और दमन। ठीक है, तो कोंकण कोस्ट जो है वो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से बंगलोर तक फैला हुआ है, वही जो रोहा है। इसे दमन से गोवा तक भी फैला हुआ माना जाता है। गोवा से कुमारी अंतरीप तक का तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अब उल्लेखनीय है कि केंद्रीय शासित प्रदेश जो है दमन और दीव, आप जानते ही हैं, में दमन क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र प्रदेशों की सीमा से तटीय क्षेत्रों में स्थित है, जबकि दीव गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सोमनाथ के पास तटीय क्षेत्र पर स्थित है। तो चलिए अगला देखते हैं कि यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं, कहाँ से? कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं, तो किस स्थान से आपको नहीं गुजरना पड़ता है? तो वो स्थान है सोलापुर। सोलापुर से नहीं गुजरना पड़ता है, बाकी बीच में भुवनेश्वर, चेन्नई, विशाखापट्टनम ये सब मिलेगा। ठीक है, यानी कोलकाता से अगर कन्याकुमारी जाने में सोलापुर से हमको नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सोलापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। लेकिन सोलापुर कोलकाता का कन्याकुमारी मार्ग पर नहीं पड़ता है। अब इसलिए प्रश्न में दिए गए बाकी सब मार्ग उस मार्ग में पड़ते हैं, बाकी सब स्थान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी रेलगाड़ी देश की सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है? जी हाँ, कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। ठीक है, अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं, एक बार विस्तार से देख लीजिए इसको कि देखिए सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी जम्मू कन्याकुमारी, जिसे हिमसागर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, वो थी जो 3714 किलोमीटर की दूरी तय कर औसतन 70 घंटे में तय करती थी। लेकिन वर्तमान समय में डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी से विवेक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है जो 4272 किलोमीटर की दूरी 82 घंटे में तय करती है। और इसकी घोषणा तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी 11-12 में रेल बजट में की थी और इसका परिचालन स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्म दिवस पर 2013 में शुरू किया गया था। इसका परिचालन 2013 में शुरू किया गया था, विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। अब देखिए भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब देखिए भारत अवस्थित है किस अक्षांश में? तो यहाँ देखिए 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश में, इसको याद रखना है। और भारत की भौगोलिक अवस्थिति पूर्वी देशांतर में क्या है? कि इसका सही उत्तर 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। निम्न भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? फिर से क्वेश्चन रिपीट है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और भारत की देखिए, इसको डिटेल्स में देखा जाए तो भारत की अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में द्वीपों को अगर शामिल कर लिया जाए तो देखिए संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि निकोबार में स्थित भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट पर ही स्थित है, जबकि इससे पूर्व में इसी प्रश्न का जो केवल एक ही सही विकल्प दिया गया था। ठीक है, अब देखिए भारत की सबसे उत्तरी सीमा, ठीक है, भारत की सबसे उत्तरी सीमा तो देखिए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, एन अक्षांश। एन मतलब क्या होता है मेरे प्यारों? एन मतलब होता है नॉर्थ।
ठीक है, उत्तरी। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से बीच से होकर गुजरती है? तो उसका सही उत्तर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक, इसको याद रखना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी इंग्लिश में जाना जाता है। ठीक है, जिसे कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये मैंने बताया था। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच में दूरी अनुमानित है, दूरी अनुमानित है कितना? उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर, उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर, इस बिंदु से इस बिंदु, उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर कितना है? तो 3200 किलोमीटर है। कितना है? 3200 किलोमीटर। तो ये अप्रॉक्स में दिया हुआ है, ऐसे है आपका 3214 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 3214 किलोमीटर। अब पूर्वी छोर से अगर बात किया जाए, पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर, तो 2933 किलोमीटर है, यानी 2900 भी ऑप्शन में दे सकता है। चलो अगला देखते हैं आगे या क्वेश्चन में कि पूरब से पश्चिम की दूरी कितना है? तो 2900 मार के यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं दिया है, एग्जैक्ट नहीं दिया तब ई मार दो, इनमें से कोई नहीं अगर ऑप्शन है तो। अगर ये 4 ही ऑप्शन रहता तो इसमें से सी मार देते हैं ना, तो चलो 2900 यहाँ पे मार सकते थे, लेकिन यहाँ पे ई कोई नहीं दिया है, इसलिए इसमें से कोई नहीं दे सकते हैं। ठीक है, भारत के पश्चिम से पूरब की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? ठीक है, भारत के पश्चिम से पूरब की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है, देखिए 4 ही ऑप्शन है, तो इसलिए 2900 किलोमीटर जो नज़दीकी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और हम बोले हैं आपको दिसंबर में किस स्थान पर अधिकतम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है? दिसंबर में किस स्थान पर अधिकतम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है? दोस्तों चेन्नई में, चेन्नई में अभी दिसंबर आपका चल रहा है और इस समय चेन्नई में ही सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, क्योंकि उपयुक्त ऊपर जो नगर जो दिए गए हैं उसमें सौर ऊर्जा की प्राप्ति मुख्यतः अक्षांशों से प्रभावित होती है। और दिसंबर माह में सूर्य की स्थिति मकर रेखा के आसपास होती है, मकर रेखा, इसीलिए सूर्य दूर चला जाता है, इससे ठंडा बढ़ जाता है। तथा जो स्थान मकर रेखा से जितना नज़दीक होगा, जितना नज़दीक होगा वहाँ अपेक्षा की अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य के जितना नज़दीक होगा, यानी मकर रेखा के आसपास सूर्य रहते हैं तो वहाँ चले जाएंगे। तो इसलिए चेन्नई जो है वो सबसे दक्षिण अर्थात विषुवत रेखा के निकट है। अब विषुवत रेखा के जो निकट रहेगा वहाँ सबसे अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त होगा, तो चेन्नई हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय मानक समय, देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, देख के घबराना नहीं। भारतीय मानक समय, ठीक है, ग्रीनविच माध्य यानी GMT से 5.5 घंटा आगे, स्पष्ट है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटा पीछे है। तो कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 52.5 डिग्री ईस्ट, 52.5 डिग्री ईस्ट। क्या हो जाएगा? 52.5 डिग्री ईस्ट। क्या हो जाएगा? 52.5 डिग्री ईस्ट। अब देखिए चूंकि 2 घंटा पीछे है तो भारतीय मानक समय देखिए कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। देखिए ईरानी मानक समय 2 घंटा पीछे है, यानी कहने का मतलब कि ग्रीनविच से कितना पीछे है? ग्रीनविच से कितना आगे है? 3.5 घंटा आगे है। और 3.5 घंटा आगे का समय कितना होगा? 52.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे होगा, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो जितना घंटा आगे है तो उसको मिनट में कन्वर्ट करके 4 से गुना कर दीजिए और फिर उसको घंटा में ले आइए और उतना घंटा आगे है। तो एक देशांतर में 4 मिनट होता है। एक बार और हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सुबह में सूर्योदय होता है, तो सौराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? तो वहाँ पे 8 बजे होगा। क्या होगा? 8 बजे। 2 घंटा बाद में, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में अपने देश में सूरज दिखाई देता है 2 घंटा बाद में, ठीक है ना, 8 बजे, ठीक है, 8 बजे प्रातः दिखाई देगा। अब इसका देखिए, इसको डिटेल्स में जानिए कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। अब अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, और सौराष्ट्र जो है गुजरात का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। अब
अतः दोनों के मध्य 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर का अंतर है, इतना अंतर है। तो चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट होता है, इसलिए दोनों के मध्य अंतर तो 29 गुने 4, 29 गुने 4 116 मिनट का अंतर आएगा। अब इसको घंटा में बदल दीजिए तो 1 घंटा 56 मिनट, यानी लगभग 2 घंटा, यानी 2 घंटा में 4 मिनट कम। तो इसलिए पूर्व का समय आगे या पश्चिम का समय पीछे होता है। तो इसलिए 6 बजे अगर अरुणाचल प्रदेश में होगा सुबह, तो 8 बजे सौराष्ट्र में होगा। स्पष्ट है? तो चलिए, बहुत अच्छा। भारत के मैनचेस्टर के रूप में किस नगर को जाना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। हाँ, उत्तर भारत का पूछ दे तब क्या हो जाएगा? कानपुर। उत्तर भारत का पूछ दे तो कानपुर, भारत का पूछे तो अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। क्योंकि क्योंकि मुंबई में जो है सूती कपड़े का 63 मिल है। मुंबई को कपास का विराट नगर और भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाती है। और अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन तथा भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो उसको याद में रखना है। ठीक है, याद रखना है। कपास का विराट नगर किसको कहा जाता है? मुंबई को। भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं, चिल्का झील। चिल्का झील क्वेश्चन पे नज़र भिड़ाइए। चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? तो झींगा जो है उसके लिए प्रसिद्ध है, झींगा मछली के लिए। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का झील है, ये झींगा मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा लगता है, तुम लोग भी खाया ही होगा दोस्त। तो चलो अगला देखो, संरक्षण का परिभाषा क्या है? तो संरक्षण का परिभाषा क्या है? संरक्षण का परिभाषा ये है, देखिए इसको थोड़ा सा हम हाँ चलिए, संरक्षण का कि जहां हो सके प्राकृतिक संपत्ति को बहुत कम हानि और पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग करना। तो सी हो जाएगा, इसी को संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इसको देख लीजिएगा, जैसे बहुत कम हानि और पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंदन के वृक्ष वीरप्पन याद ही होगा आपको, डी कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक में चंदन के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। कर्नाटक की मेलागिरी पर्वत श्रृंखला चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। मेलागिरी कर्नाटक के मेलागिरी पर्वत श्रृंखला, कर्नाटक का मेलागिरी पर्वत श्रृंखला चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है, इसको ध्यान में रखना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है, 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून को विश्व वानिकी दिवस, 21 मार्च को तथा विश्व आवास दिवस 21 मार्च। ये देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च और विश्व आवास दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तीनों को याद रखना है। देखिए, विश्व पर्यावरण, एक बार हम इसको हटा देते हैं। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च और विश्व आवास दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, नर्मदा बचाओ अभियान सन 1985 में सबसे पहले किसने शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है और मेधा पाटकर जाने मानी नाम है। ठीक है, मेधा पाटकर, इनके द्वारा शुरू किया गया था नर्मदा बचाओ अभियान। ठीक है, नर्मदा बचाओ अभियान और सर्वप्रथम 1985 में शुरू किया गया था। भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर भारत का, तो आपका है, देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है, कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। ठीक है, इसका देख लीजिएगा, कंचनजंगा। तो देखिए इसको डिटेल्स में एक बार देख लीजिए, डिटेल्स में एक बार देखिए कि देखिए, भारत यानी हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 है, क्योंकि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर का K2 गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, कौन है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन भारतीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8000। ये देखिए, K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। किंतु यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी का भाग है, इसलिए इसमें विकल्प है ही नहीं, इसलिए कंचनजंगा जो होगा वो सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में कौन हिमालय की ऊंची चोटी है? तो हिमालय की ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है, इसमें भी नहीं दिया है। और चलिए आगे देखते हैं,
भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यहाँ देखिए कंचनजंगा हिमालय की, इसी को देखिए, इसमें यहाँ पे डिटेल्स में आप देखे थे कि भारतीय हिमालय श्रेणी के सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा 8,586 मीटर है, जबकि भारत का सर्वोच्च, तो हिमालय का अगर पूछेगा तो कंचनजंगा लगाना है, अगर भारत का सर्वोच्च शिखर पूछेगा तो K2 गॉडविन ऑस्टिन लगाना है, क्योंकि यह काराकोरम श्रेणी का भाग है। किसका भाग है? काराकोरम श्रेणी का भाग है। ठीक है, अगला देखिए कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह कौन है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है कुल्लू घाटी, धौलाधर और पीर पंजाल, धौलाधर और पीर पंजाल। ठीक है, तो इसके बीच में कुल्लू घाटी कुल्लू घाटी अवस्थित है, यानी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है कुल्लू घाटी। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत के बीच में स्थित है। कौन सी पर्वत हमारे उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? कौन सी पर्वत हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय। हिमालय जो है प्राकृतिक दीवार का काम करती है, हमारे लिए एक रक्षा का काम करती है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला? तो हिमालय जो उत्तरी सीमाओं की रक्षा करती है। देखिए उत्तर दिशा में ही स्थित है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थित है, उत्तरी सीमाओं को रक्षा करने में सहायक है। देखिए पर्वत K2 के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कौन? तो वही है गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन आपने पढ़ा होगा। ये देखिए फिर से एक बार जान जाइए कि K2 8,611 मीटर ऊंची विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब पहला कौन है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन नाम से जाना जाता है। यह भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, इसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। और दुनिया का सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च शिखर है, फिर पूछा तो K2 गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। सतपुरा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। इस पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तक है, और इस उत्तर में नर्मदा, दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। इसकी चोटी की लंबाई 1350 मीटर यानी 4,430 फीट है। सह्याद्री पर्वत स्थित है, कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है सह्याद्री। महाराष्ट्र में पश्चिम ढाल घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। यह पर्वत उत्तर में महाराष्ट्र से दक्षिण के केरल तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? नंदी हिल्स, ध्यान दीजिए ये बंगलोर में है। नंदी हिल्स बंगलोर। तो ये बंगलोर में है, कर्नाटक राज्य में चिक्काबल्लापुर जिला में पड़ता है। यह बंगलोर से 60 किलोमीटर की दूरी में अवस्थित है, तो ज़्यादा दूर नहीं है नंदी हिल्स। शिवालिक के बीच में फैली हुई है। क्या फैली हुई है? शिवालिक और किसके बीच में? देखिए यहाँ तो पोतवार बेसिन और तीस्ता के बीच में शिवालिक फैली हुई है। शिवालिक कहाँ फैली है? पोतवार बेसिन और तीस्ता के बीच में फैली हुई है। और शिवालिक क्या है? तो एक उप हिमालय श्रेणी को बा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रेणी पोतवार बेसिन के दक्षिण से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी और तीस्ता नदियों के बीच में फैली हुई है। तीस्ता और आयडाक नदियों के निकट यह खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है, और हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है यह शिवालिक श्रेणी। हिमालय का सबसे नया श्रेणी है, नवीन श्रेणी है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं कि उत्तर पश्चिम का पर्वत है हिंदू कुश। उत्तर पश्चिम का पर्वत है तो उत्तर पश्चिम का पर्वत कौन है? हिंदू कुश है। कौन है? हिंदू कुश। तो चलिए इसको डिटेल्स में देख लो। देखिए पश्चिम भारत में 300 किलोमीटर लंबी श्रेणी है जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैले। इसको सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। कौन है? गुरु शिखर है। विंध्य श्रेणी देखिए, विंध्य मध्य भारत में स्थित पर्वत श्रेणी। यह श्रेणी भौगोलिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की विभाजक यानी बांटने वाली मानी जाती है। सतपुरा श्रेणी गुजरात का अरब सागर तट से लेकर पूर्व महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक फैली है। सतपुरा उत्तर से और विंध्य श्रेणी के दक्षिण, दोनों श्रेणियों के मध्य नर्मदा नदी, ताप्ती नदी सतपुरा के दक्षिण से होकर अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। दोनों नदियां अरब सागर के एस्चुरी का निर्माण करती है। अगर हिंदू कुश पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश में फैली हुई है।
और इससे स्पष्ट है कि उत्तर पश्चिम का पर्वत हिंदू कुश है। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन पर्वत है। इन चारों में कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? तो अरावली, आंख बंद करके मार देना है ऑप्शन। अरावली जो है पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। गुजरात के पालनपुर से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में यह फैला है और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल के प्रोटेरोजोइक युग में हुआ था, जो 250 से 542 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है। अरावली श्रेणी के सर्वोच्च शिखर जो है वो गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंची है। निम्नलिखित में कौन भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत कौन सा? भौगोलिक कल्प के अनुसार तो वही है अरावली, ठीक है, अरावली। तो उसी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा निम्न में कौन कथन गलत है। अब कथन यहाँ पे देखिए, इस चारों कथन को देखिए तो मैं यहाँ पे सीधे बताता हूँ कि ये जो है सी ये गलत है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का 7वां हिस्सा वनाच्छादित है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी सब सही है कि सूर्य, पवन और बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। खनिजीय संसाधनों का पुनः प्रतिस्थापन नहीं हो सकता है और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं। तो देखिए एक वन रिपोर्ट आया था 2011 के अनुसार वर्तमान में देश में कुल 6,92,027 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वनाच्छादित है, यानी इतना है। यह वनाच्छादित क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.505% है, ठीक है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5वां हिस्सा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए महेंद्रगिरी चोटी, महेंद्रगिरी चोटी स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये पूर्वी घाट में स्थित है। देखिए पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला महानदी कृष्णा नदी के मध्य में स्थित है और यह पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सर्वोत्तम चोटी है महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। चलिए अगला देखते हैं निम्न में कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये तो इसके पहले पूछा था, पालनी पर्वत में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, और ये पड़ता है तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में, डिंडीगुल जिले में पड़ता है, पालनी पहाड़ी में अवस्थित है कोडाई कनाल। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये है अनाईमुडी, अनाईमुडी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दोदा बेट्टा नीलागिरी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। तो नीलगिरी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा, ठीक है, दोदा बेट्टा जो 2637 मीटर है। जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अनाईमुडी बोलना है, ठीक। कौन सा पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ता है। तो दोस्तों मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। पठार लगभग 1.5 लाख किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। यह विस्तृत लावा के प्रवाह से निर्मित है। इस पठार पर चंबल, बेतवा, काली, सिंध, पार्वती नदियाँ बहती हैं। अगला देखिए निम्न में किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता है? एलिफेंटा दर्रा ये श्रीलंका में पड़ता है। श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में एक महत्वपूर्ण सैनिक आधारित क्षेत्र है, सैन्य आधारित क्षेत्र है एलिफेंटा दर्रा, याद रखिएगा। श्रीलंका 10 लाख से अधिक आबादी वाले किस शहर में स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पटना। यहाँ देखिए दिल्ली में भी ज़्यादा है, ग्रेटर मुंबई ज़्यादा है, बंगलोर में ज़्यादा है, पटना में स्लम में रहने वालों की संख्या कम है। तो दोस्तों हमने 101 प्रश्न कर लिया है अभी तक, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर इसके आगे हम लोग करेंगे, तो तुरंत इसका अगला वीडियो भी डाला जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक सब्सक्राइब तो बनता है, और दोस्तों से भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए मैथ मोड चैनल को। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे अगर ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का, मेरे प्यारे दोस्तों का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना विशेष ख्याल रखिए। धन्यवाद।